नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज, चाहे वो ईवीएस हो, सीडीपी हो, हिंदी हो या फिर अन्य विषय हो, सभी के यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। आज क्या स्पेशल है, तो आज बाल विकास में स्पेशल है आपका अभिप्रेरणा मोटिवेशनल। ये रीट लेवल चाहे आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो फिर सेकंड के लिए, दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। यहाँ पर टोटल 82 प्रश्न लेकर आया हूं, यानी कि अभिप्रेरणा आज हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। जिस प्रश्न को समझाने लायक होगा उस प्रश्न को समझाया भी जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? मूवर से, मूव से, मोटिव से या फिर मूवर्स से। यहां पर देखिए, आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इस प्रकार के यदि आपके सामने 82 प्रश्न हैं तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो यहां पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। तो पूछा गया है भैया कि अंग्रेजी भाषा का जो मोटिवेशन शब्द है ये किस लैटिन शब्द से बना हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मूवर से, है ना। मूवर के साथ साथ यदि यहाँ पर मोटम भी आता, MOTUM, मोटम, है ना, क्योंकि जो आपका मोटम है यही इसका दूसरा रूप है मूवर का। कह सकते हैं भैया मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोटम या फिर जो आपका मूवर है इस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है यदि हिंदी में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, गति करना। क्या होता है, गति करना, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आगे पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, पहला वाला, है ना। मूवर यदि विकल्प में ना हो, मोटम हो, तो भी वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया भैया, अभिप्रेरणा को कहा गया है, क्या कहा गया है? सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है, अनिवार्य स्थिति कहा गया है, सीखने का मुख्य कारक या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पद भी कहा गया है, अनिवार्य स्थिति भी कहा गया है और सीखने का मुख्य कार्य भी कहा गया है। तो यहां पर क्या होगा, ये सभी होगा। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पद कहा गया है, साथ में अधिगम का हृदय भी इसको कहा जाता है, अभिप्रेरणा का कहा जाता है, अधिगम का हृदय कहा जाता है, जीवन की सफलता का आधार इसे कहा जाता है, अधिगम का प्रमुख कारक कहा जाता है अभिप्रेरणा को, अधिगम की अनिवार्य स्थिति कहा जाता है, साथ में अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग भी कहा जाता है। और ये जो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है ये एक प्रकार की परिभाषा है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो मैंने बताया उनको याद रखिएगा, यदि इसके अलावा जो मैंने बताया वो आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये सभी होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है? ये किसके द्वारा कहा गया? भाई, जो अभिप्रेरणा है वो कार्य करने को प्रारंभ करने के साथ साथ जारी रखने की प्रक्रिया बता रहा है यहाँ पर, है ना। नियंत्रित करने के साथ में नियमित करने की प्रक्रिया है, किसके द्वारा बताई गई है? मैकडोगल, गुड, स्टाउट या फिर रेवर। इंपोर्टेंट कथन है, जितने भी कथन है इंपोर्टेंट है उन्हीं को रखा है। करेक्ट आंसर होगा ये गुड के द्वारा कहा गया है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अभिप्रेरणा के यहाँ पर प्रकार पूछे गए भैया, कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? कितने प्रकार होते हैं सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक, है ना, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य, है ना, जिसे आप दोनों को नकारात्मक और सकारात्मक भी कह सकते हैं ना। तो एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। 2 प्रकार के अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, कभी भी किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है किसने दिया? काफी इंपोर्टेंट आईएमपी प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? मैकडोगल, गुड, स्टाउट या फिर रेवर? तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, यह मैकडोगल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं, है ना, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, एक एक करके आगे हम इनके बारे में भी जानेंगे। याद रखिएगा, 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही इनके द्वारा संवेग बताए गए हैं। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? अभी हमने जाना था कि भैया अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था, और 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। यहाँ पर अब्राहम मास्लो के अनुसार पूछा गया भैया कितने प्रकार की होती है, तो होती तो इनके भी, यहाँ पर पहले विकल्प पढ़ लेते हैं ताकि आपको समय मिल जाए इसका आंसर देने के लिए। 1, 2, 3, 4। तो जैसे कि अभिप्रेरणा के बारे में हमने जाना था भाई 2 प्रकार की होती, वैसे ही अब्राहम मास्लो ने भी अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 2 ही प्रकार बताए हैं। एक बताया जन्मजात
एक बताया जन्मजात और दूसरा बताया अर्जित, है ना। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे हम इनके बारे में एक एक करके आपको बताते जाएंगे। याद रखिएगा अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए, जन्मजात और अर्जित, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कथन है और काफी अच्छा कथन ही पूछा जा सकता है, आईएमपी है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसके द्वारा कहा गया? मैकडूगल, गुड, स्किनर या फिर यूं। याद रखिएगा इंपोर्टेंट कथन है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया कि जो अभिप्रेरणा है वो क्या है? अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है ना, राजमार्ग है। ये तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? जैसा कि हमने अभिप्रेरणा के आपको सीधे सीधे बताए दो प्रकार। थॉमसन के अनुसार अब आपको बताना है कि 1 2 3 4 क्या होगा। तो जैसा कि दो मैंने आपको बताए थे, सीधा अभिप्रेरणा का बताया था और मैस्लो का बताया था, उनके द्वारा भी दो ही प्रकार बताए हैं और इनके भी द्वारा दो ही प्रकार बताए हैं। थॉमसन के द्वारा भी अभिप्रेरणा के दो ही प्रकार बताए हैं। इनके द्वारा बताया गया, पहला आपका बताया गया स्वाभाविक, पहला कौन सा बताया गया है? स्वाभाविक, और दूसरा कृत्रिम। स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा, ये किसके द्वारा बताया गया है? थॉमसन के। सीधे सीधे ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रकार पूछा गया दो, है ना, तो ये तो सभी को पता है, दो प्रकार बताए, कौन से बताए हैं ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा, दो प्रकार के जो प्रकार बताए हैं ये थॉमसन के द्वारा बताए गए हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नवा प्रश्न है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यहाँ किसका कथन है? काफी इंपोर्टेंट कथन है, आईएमपी कथन, आईएमपी प्रश्न है ये, या फिर आईएमपी कथन आप कह सकते हैं। क्रेच व क्रेचफील्ड के द्वारा, उडवर्थ के, मार्गन के या फिर यूंग के, क्या होगा? सही आंसर इसका होगा आपका क्रेच व क्रेचफील्ड। याद रखिएगा इनके द्वारा कहा गया है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये कथन क्रेच व क्रेचफील्ड के द्वारा दिया गया है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गेरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? तो अभी हम देखते आए कि सभी के द्वारा दो प्रकार बताए हैं, लेकिन याद रखिएगा गेरेट के द्वारा 1 2 3 4 में से 3 प्रकार बताए हैं। इनके द्वारा कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। पहला है जैविक, जिसको आप दैहिक भी बोलते हैं, दैहिक भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा है आपका यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, और तीसरा है आपका सामाजिक, ना। ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? गेरेट के द्वारा बताए गए हैं, तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। आगे बात करेंगे 11वें प्रश्न की, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये भी आईएमपी प्रश्न है भाई साहब, इसको भी याद कर लीजिएगा, है ना। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत, हल, फ्रायड, मैस्लो या फिर कैप्सन। तो अभिप्रेरणा का जहां पर मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में पूछे, या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषण के जनक के बारे में पूछ ले, कौन होंगे? जनक के बारे में पूछे तो भी कौन होंगे? आपके फ्रायड होंगे। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड के द्वारा दिया गया है। कहां के रहने वाले हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, जो इनके बारे में जो अधिकतर पूछा जाता है उसको एक बार मैं आपको बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, आपको पता होना चाहिए। भैया इन्होंने मन के कितने स्तर बताए, सीधा सीधा पूछा जाता है फ्रायड ने मन के कितने स्तर बताए हैं। तो इनके द्वारा 3 स्तर बताए गए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, है ना। याद रखिएगा, बात करें हम मन के आधार पर, फ्रायड ने व्यक्तित्व को भी कितने भागों में बांटा है? तो व्यक्तित्व को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। हिंदी में हम जाने तो इदम, अहम और पराहम। याद रखिएगा इनके द्वारा, जैसे कि मैकडूगल के द्वारा कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी? 14। लेकिन इनके द्वारा जो मूल प्रवृत्ति बताई है, जो कि अधिकतर पूछी जाती है कि फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां कितनी प्रकार की बताई हैं, तो 2 प्रकार की बताई है। एक होती है आपकी जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे इरोस कहा जाता है, और दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे थेनाटोस कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां पर मैं लिखूंगा, समय आपका खराब होगा, आप अच्छे से सुनिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए एक और इनके इनसे संबंधित एक प्रश्न और आता है कि भाई फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो याद रखिएगा बर्फ से की है ना। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? बर्फ से की है। चलिए इतनी, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं? यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं, एक होता है आपका जन्मजात, दूसरा होता है आपका अर्जित, है ना। याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट चीजें हैं, एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है आपका अर्जित अभिप्रेरक। तो इसमें पूछा गया कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, आकांक्षा, निंद्रा या फिर भूख। तो यहां पर हम जन्मजात अभिप्रेरक की बात करें तो उसके अंतर्गत आपका भूख भी आ जाएगा, है ना।
प्यास भी आ जाएगा और निंद्रा यानी कि नींद भी आता है। जो आकांक्षा है यह आपका अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत भी दो और भाग है इसके अर्जित के, हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जन्म अभिप्रेरक की बात कर ले तो जैसे कि यहाँ पर भूख प्यास निंद्रा के साथ साथ आपका यहाँ पर लिख देता हूं आपका विश्राम आ जाएगा, है ना। विश्राम के साथ साथ आपका प्रेम, क्रोध, भय, काम, जो काम भावना है ये भी आपकी जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगी। अर्जित अभिप्रेरक की हम बात करें, यहां पर लिख देता हूं भैया, जो अर्जित अभिप्रेरक है इसको दो भागों में बांटा गया है, दो टुकड़े इसके कर दिए गए हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक, क्या है, व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक, और दूसरा है आपका सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक। शॉर्टकट में लिख देता हूं सामाजिक, है ना। व्यक्तिगत आपका आ जाएगा अर्जित अभिप्रेरक और दूसरा है सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक। अब बात करें भैया आकांक्षा किसके अंतर्गत आएगा, तो भैया आपका इसमें लक्ष्य आ जाएगा, है ना। आकांक्षा और आदत ये किसके अंतर्गत आएगी, व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है। सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक की हम बात करें, यहां पर मैं मौखिक रूप से बता देता हूं, 4-5 ही लिखूंगा तो आपका समय खराब होगा। सामुदायिकता की भावना ये आपका सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा। परिवार में रहने की इच्छा, संग्रह प्रवृत्ति और युत्सा की भावना ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जन्मजात अभिप्रेरक अलग है और अर्जित अभिप्रेरक अलग है, इनके दोनों के अंतर्गत अलग अलग चीजें आती हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए यहां पर आंसर मैं आपको बता चुका हूं, बी वाला होगा आकांक्षा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत सीधा सीधा पूछा गया भैया। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये भी इंपोर्टेंट है, कर्टलेविन, सेल्डन, मेस्लो या फिर ब्रूम के द्वारा। तो प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में कभी भी पूछे आपका सही आंसर क्या होगा, यह विक्टम ब्रूम के द्वारा दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया ही, कथन किसके द्वारा कहा गया है, मैकडूगल, कैप्सन, स्किनर या फिर यूंग। तो याद रखिएगा ये जो कथन दिया गया है यूंग के द्वारा दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत के प्रदाता कौन है, या फिर इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया है, हल, फ्रायड, मेस्लो या फिर कैप्सन। तो याद रखिएगा प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत को क्लार्क हल किसके द्वारा, क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है। प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत इंपोर्टेंट है, ये सिद्धांत भी याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, मोटिवेशन नामक अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के मूवर से हुई है। मूवर का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, मैंने वहां पर बताया था आपको गति करना, क्या बोलते हैं, गति करना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे विकल्प में तो है नहीं भाई, इसमें तनाव, चालक, प्रेरणा या फिर चलन है। तो याद रखिएगा गति करने को ही क्या बोला जाता है, चलन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो मूवर का अर्थ क्या होगा आपका यहाँ पर चलन होगा, डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है क्या कहलाती है, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा या फिर अभिरुचि। तो एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, ये जो कथन आप टाइप कह सकते हैं, तो ये किसके बारे में बता रहा है, अभिप्रेरणा के बारे में बता रहा है। अभिप्रेरणा यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है कि भैया अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है, मैकडूगल, कैप्सन, स्किनर या फिर यूंग। करेक्ट आंसर होगा ये मैकडूगल के द्वारा दिया गया कथन है, पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है भाई। 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां बताई गई है ये मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं आगे हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है, भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर या फिर कार्यों पर। तो मैस्लो का जो सिद्धांत है ये याद रखिएगा आवश्यकताओं पर आधारित है। किस पर, आवश्यकताओं पर आधारित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा क्योंकि इनकी द्वारा जो सिद्धांत दिया है वो दिया है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। कौन सा दिया है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, मैस्लो के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न,
प्रणोद का सिद्धांत पूछ ले भैया, आपसे पूछा गया है यहाँ पर प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हल, फ्रायड, मेस्लो या फिर मैकडूगल। तो प्रणोद को यहाँ पर देखिए, यदि इसको पूरा हम देखें तो प्रणोद अवकलन सिद्धांत इसे कहते हैं, ये शॉर्टकट दे दिया है। प्रणोद अवकलन सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर सीधा सीधा प्रणोद का सिद्धांत पूछे, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये हल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, हल के द्वारा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। देखिए यहाँ पर मैं जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में इस प्रश्न में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि इनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ क्या बताए गए हैं, संवेग भी बताए गए हैं। अब कौन सा संवेग सकारात्मक है, कौन सा संवेग नकारात्मक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आंसर जान लेते हैं कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं अभी, किससे संबंध रखता है, ये संवेग से संबंधित रखता है। यहाँ पर एक फोटो आपको दिख रहा होगा, इस फोटो के माध्यम से आप समझेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूं पहले। चलिए देखिए, मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां तथा उनसे संबंधित संवेग, मूल प्रवृत्तियां संवेग है ना, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए यहीं तक होगा ये, है ना। तो देखिए यहां पर एक तरफ दे रखा है आपका प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां दे रखी है, यहां पर आपका संवेग दे रखा है, और यहां पर कौन सा संवेग सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है ये दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए, देखेंगे हम संतान कामना, ह्रास, शरणागति, जिज्ञासा, आत्मगौरव, संग्रहण, है ना, और रचना धार्मिकता, ये 7 मैंने आपको बताए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो 7 मैंने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उनके संवेग आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जितने भी मैंने आपको संवेग बताए हैं या फिर मूल प्रवृत्तियां बताई है, सभी के सभी क्या है, सॉरी यहाँ तक है ना, ये सभी के सभी क्या है, सकारात्मक संवेग है। याद रखिएगा, संतान कामना में वात्सल्य आएगा, हास में आमोद आएगा, शरणार्थी गति में करुणा आएगा, जिज्ञासा में आश्चर्य, आत्मगौरव में आत्म अभिमान, संग्रहण में अधिकार, और रचना धार्मिकता में कृतिभाव, ये सभी के सभी क्या है, सकारात्मक संवेग के अंतर्गत है। नकारात्मक की हम बात करें तो पलायन, युजुत्सा, दैन्य, निवृत्ति, सामूहिकता, भोजन तलाश और काम प्रवृत्ति, ये जो बाकी के 7 है ये आपके नकारात्मक संवेग में जाएंगे। पलायन का भय हो जाएगा, युजुत्सा का क्रोध हो जाएगा, दैन्य का आत्महीनता हो जाएगा, निवृत्ति का घृणा, सामूहिकता का एकांकीपन, भोजन तलाश का भूख, और काम प्रवृत्ति का कामुकता हो जाएगा। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आएंगे। फोटो खींच लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से फोटो ले सके, क्लियर आ जाए आपको, है ना। जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा, ये आगे पूछे जा सकती है आपसे, है ना। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, केवल मनुष्यों में पाई जाती है, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में, तथा यहाँ जन्मजात व प्राकृतिक होती है, या फिर केवल कलाकारों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा, जहां पर मूल प्रवृत्ति की बात आ जाए तो वो जन्मजात होती है, यानी कि सभी प्राणियों में, तथा यहाँ क्या होती है, जन्मजात और प्राकृतिक होती है मूल प्रवृत्ति। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है, स्किनर का, पियाजे का, वैलेंटाइन का, या गिलफोर्ड का। ये आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा, गिलफोर्ड का कथन है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। तो 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अभिप्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रोत्साहन, संवेग, प्रेरणा या फिर आवश्यकता। सरल सा प्रश्न है, जहां पर भी अभिप्रेरणा आती है वहां पर आवश्यकता शब्द का प्रयोग होता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, आवश्यकता नहीं है तो अभिप्रेरणा नहीं होगी। तो याद रखिएगा, इस शब्द का जो प्रयोग होगा वो आवश्यकता होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। क्या बनाता है भैया, प्रभावपूर्ण बनाता है, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, या फिर कुछ नहीं कह सकते। देखिए, पुरस्कार और दंड की बात की जा रही है तो याद रखिएगा, हमेशा ये अधिगम को क्या बनाएगा, प्रभावहीन बनाएगा, प्रभावपूर्ण नहीं होगा। आंसर प्रभावहीन होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि भैया जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो संपूर्ण मानव व्यवहार की क्या होती हैं, चालक होती हैं। ये कथन किसके द्वारा, मेलवी, मैकडूगल, स्किनर या फिर सुरेश भटनागर।
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये जो कथन दिया है ये आपका मैकडूगल के द्वारा दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा ही मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, इनके द्वारा संवेग भी बताए हैं। सारी चीजें मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना या फिर नकारात्मक व्यवहार करना। तो ये तीनों ही के तीनों ही क्या है? नेगेटिव विकल्प हैं। तो यहाँ पर किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या होगा? अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। किसका अभ्यास कराना चाहिए? यदि आप विकल्पों को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। संवेगों पर नियंत्रण की बात की जा रही है, आत्मचेतना का, आत्मप्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का या फिर आत्मानुभूति का। तो जहां पर संवेग पर नियंत्रण पाने की बात की जाए तो बालकों को किसका अभ्यास कराएंगे? आत्म नियंत्रण का अभ्यास कराएंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सरल सा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैक्लिलैंड, हल, हुक या फिर आपका मैकडूगल। तो जहां पर उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में पूछे, मैक्लिलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा और यह भी आपका आईएमपी प्रश्न होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? अभिप्रेरणा का पक्ष कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। आवश्यकता, दबाव, ड्राइविंग, जिसको प्रेरित बोलते हैं, प्रोत्साहन। यदि आप विकल्प को ध्यान से देखेंगे तो आपका आवश्यकता, ड्राइव जिसे प्रेरित कहते हैं, जिसको प्रोत्साहन कहते हैं, ये सभी के सभी अभिप्रेरणा के पक्ष होंगे। दबाव क्या होगा? नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक आवश्यकताओं को रिक्त स्थान आवश्यकता से भी जाना जाता है। दैहिक, मनोदैहिक, सामाजिक या फिर मनोसामाजिक। प्राथमिक आवश्यकताओं की बात की जा रही है तो हमेशा याद रखिएगा इसे दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? चेतन मन का, अचेतन मन का, बुद्धि का या फिर सृजनात्मकता का? करेक्ट आंसर होगा प्रक्षेपण विधि जहां पर आए इसमें अध्ययन किया जाता है आपका अचेतन मन का। किसका? अचेतन मन का। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आवश्यकता का सिद्धांत, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना था भैया, आवश्यकता का सिद्धांत या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मास्लो, फ्रायड, स्किनर या फिर मैकडूगल। तो अब आवश्यकता का जो सिद्धांत है ये अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने जाना भाई ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब इस प्रश्न को पलट दिया गया है, प्रश्न को उत्तर, उत्तर को प्रश्न बना दिया गया है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है भैया? तर्क से, चिंतन का, बोध से या फिर विवेक से। तो प्रेरणा का जो वही संबंध उपलब्धि से होता है वही अधिगम का किससे होता है? बोध से होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या फिर स्वतः आपूर्ति। क्या होगा? यहाँ पर देखिए कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के बारे में पूछा गया, प्रतिक्रिया में मुख्य कारक के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पहले सबसे पहले जान लेते हैं भैया इस सिद्धांत को दिया किसने है। तो याद रखिएगा कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के बारे में पूछे तो इसको स्किनर द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा दिया गया है। और इसका मुख्य कारक क्या होगा आपका? पुनर्बलन होगा। क्या होगा? पुनर्बलन होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। स्वास्थ्य का सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत पूछे, किसके द्वारा दिया गया? हजरबर्ग के द्वारा, फ्रायड के, हल के या फिर थॉर्नडाइक के। तो याद रखिएगा ये हजबर्ग के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य का सिद्धांत। याद रखिएगा स्वास्थ्य के सिद्धांत को यहाँ पर 2 कारक सिद्धांत भी से कहते, क्या कहते हैं? 2 कारक सिद्धांत भी से कहते हैं। साथ में हजबर्ग के प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे कि विकल्प में ही है ना। इसको द्वंद्व युद्ध संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं इसको? द्वंद्व युद्ध संरचना सिद्धांत भी कहते हैं इसको। किसको? आपका जो हजबर्ग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, चाहे उसे स्वास्थ्य का सिद्धांत कह लीजिए, 2 कारक का सिद्धांत कह लीजिए, प्रेरणा स्वच्छता का सिद्धांत कह लीजिए या फिर द्वंद्व युद्ध संरचना सिद्धांत कह लीजिए, सारे के सारे सिद्धांत के एक दूसरे के उपनाम है जो कि आपके हजबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न,
प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये किसके द्वारा कहा गया? वाटसन के, स्किनर के, क्रेच व क्रेचफील्ड के या फिर थॉर्नडाइक के? करेक्ट आंसर होगा ये स्किनर के द्वारा कहा गया कि भैया जो प्रेरणा है वो क्या है? सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसके द्वारा कहा गया है? सोरेन, शर्लॉक, वैलेंटाइन या फिर वाटसन? अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार तो ये सोरेन के द्वारा कहा गया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? प्रश्न वही है लेकिन विकल्पों को बदल दिया गया है। जन्मजात या फिर जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो कौन सी नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले, भूख, प्यास, यौन का काम, है ना, ये सभी के सभी जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर उपलब्धि की जो आवश्यकता है ये आपकी जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु तो कौन सी प्रेरक प्रेरणा देती है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक या फिर स्वीकृति प्रेरक? करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया भाई किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु, तो प्रश्न में ही आंसर है स्वीकृत कार्य के लिए स्वीकृति प्रेरक आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा स्वीकृति प्रेरक प्रेरणा देता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाला कौन है? सेफर ने दी है, गेट्स एवं अन्य, ब्लेयर एवं अन्य या फिर मर्शियल? ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा ये गेट्स और अन्य के द्वारा दी गई परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से या फिर भूख से? मैंने 14 मूल प्रवृत्तियां और उनके द्वारा जो संवेग दिए गए हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा है उसके बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आश्चर्य होगा। मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, इसका संबंध किस संवेग से होगा? आश्चर्य से होगा। मैंने सारे आपको संवेग भी बताए हैं, मूल प्रवृत्ति भी बताई एक एक करके, है ना, थोड़ी देर पहले। चलिए, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसके द्वारा कहा गया? मैकडूगल, कर्ट लेविन, फ्राइड या फिर स्किनर? किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। ये सरल सा प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है, मैकडूगल के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्रश्न वही है, फिर से यहाँ पर विकल्प बदल दिए गए हैं। एक होता है जन्मजात प्रेरक और दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यह भूख, प्यास, नींद, ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक है। आदत क्या है? अर्जित प्रेरक है ना। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया? स्किनर, कॉफमैन एवं बाउल्स के द्वारा, वैलेंटाइन या फिर वाटसन? जहां पर प्रोत्साहन सिद्धांत आए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कॉफमैन एवं बाउल्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पुरस्कार एवं दंड क्या है भैया? सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है या फिर प्राकृतिक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुरस्कार एवं दंड की बात की जा रही है। स्वाभाविक तो होता नहीं है, सकारात्मक ये होगा नहीं, है ना, प्राकृतिक ये होगा नहीं, क्या होगा? ये कृत्रिम प्रेरक होगा। क्या होगा? कृत्रिम प्रेरक है आपका पुरस्कार एवं दंड। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, फ्राइड ने बताया कि व्यक्ति में दो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, उसके नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने दो मूल प्रवृत्तियां आपको बताई थी, जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा बताया था मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब यहाँ पर आप देखेंगे भैया जीवन मूल प्रवृत्ति तो लिखा हुआ है, या फिर जीवन मूलक भी कहते हैं, लेकिन दूसरा कहाँ है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो याद रखिएगा भैया, जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थेनाटोस कहते हैं, उसे व्रत मूलक भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, जीवन मूलक और व्रत मूलक, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए? 1, 2, 3, 4। तो इनके द्वारा 4 बताए गए भैया अभिप्रेरणा के घटक। कितने? 4 बताए गए हैं, बता देता हूं। पहला है आपका उत्तेजना। पहला कौन सा है? उत्तेजना। दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है आपका दंड। देखिए ये याद कर लीजिएगा अभी फिलहाल में, और याद करना ही है क्योंकि आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई डिसेको ने अभिप्रेरणा के जो 4 घटक बताए हैं उसमें से एक घटक कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आएगा। तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए ना, मैं पूछूंगा आगे और ये प्रश्न आएगा ही, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। अभिप्रेरित शिक्षण के बारे में पूछा गया भैया, तो उसके लिए बच्चों द्वारा जो प्रश्न पूछेंगे तभी वो अभिप्रेरित होंगे। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका करेक्ट होगा। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित होती है, या फिर इनमें से सभी होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो याद रखिएगा जन्मजात होती है। कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के प्रकार कितने बताए हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? देखिए यहाँ पर अब्राहम मास्लो की बात की जा रही है, पिरामिड के आधार पर इनके द्वारा बताया गया था भैया आवश्यकता के प्रकार। मैं डायरेक्टली यहाँ पर बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर इनके द्वारा कितने प्रकार बताए? 5 बताए हैं। पहले नंबर पर आता है आपका शारीरिक आवश्यकता। याद रखिएगा, यदि आपसे सीधा सीधा पूछे कि भाई प्राथमिक आवश्यकता के इनके अनुसार जो आवश्यकता के प्रकार बताए हैं, इसमें प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है या फिर निम्न अवस्था कौन सी है, तो शारीरिक आवश्यकता बताइएगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जैसे कि ये पूछा जा सकता है भाई उच्चतम स्तर कौन सा है ना, तो वो तो आपका आत्मबोध होगा, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन निम्न स्तर पूछ ले या फिर प्राथमिक स्तर पूछ ले तो शारीरिक आवश्यकता होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर आ जाएगा आपका शारीरिक आवश्यकता, दूसरे नंबर पर आएगा आपका सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरे नंबर पर आएगा आपका आत्मसम्मान की आवश्यकता, और 5वें नंबर पर आएगा आत्मबोध की आवश्यकता, जो कि उच्चतम स्तर के अनुसार, इनके अनुसार उच्चतम स्तर बताया गया है आत्मबोध की आवश्यकता को। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने मौखिक यहाँ पर आपको बता दिया, लिखूंगा समय खराब होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए 5 आवश्यकताओं के बारे में। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निंद्रा, खेल, प्रशंसा, क्रोध। देखिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? थोड़ा सा विकल्प रखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए निंदा भी दे रखा, क्रोध भी दे रखा, दोनों क्या है? दोनों ही जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसमें आंसर आपके 2 हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, गेरेट ने कितने प्रकार की अभिप्रेरणा बताई, कितने प्रकार बताए हैं? तो कितने प्रकार बताए थे? मैंने आपको 3 प्रकार बताए। गेरेट द्वारा अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रेरकों के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए थे? मैंने आपको दैहिक बताया था, मनोवैज्ञानिक बताया था और सामाजिक बताया था। कहां पर है ये? 4th वाले विकल्प में है, और यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसने कितने प्रकार बताए, वो विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा पर वो कौन सा कारक है जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? आवश्यकता का बिल्कुल पड़ेगा भैया, आवश्यकता का पड़ेगा, वातावरण का पड़ेगा, जन्मजात का पड़ेगा, लेकिन भौतिक संरचना का नहीं पड़ेगा। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों के प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए इनके अनुसार प्राथमिक, द्वितीय और नवीन होगा, है ना, कृत्रिम नहीं होगा। गिलफोर्ड के अनुसार जो संवेगों का प्रकार नहीं होगा वो कृत्रिम नहीं होगा। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया नेगेटिव। प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं आपके इस वीडियो में, लेकिन विकल्पों को यहाँ पर बदला भी गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जन्मजात अभिप्रेरक आपका क्या होगा? प्यास भी होगा, निंद्रा भी होगी और भूख भी होगा। रुचि नहीं होगी भैया, तो रुचि आपका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं भैया? जैसे कि सीधा सीधा ये कथन था, कथन को प्रश्न में बदल दिया गया है। उद्दीपन, प्रवाहित, संवेदना या फिर अभिप्रेरणा, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे भैया। अभिप्रेरणा को अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग कहा गया है। ये कथन था, इसको प्रश्न में बदल दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका अभिप्रेरणा होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है अधिगम, अभिप्रेरणा, संतुलन या फिर सृजन? क्या है? यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका अभिप्रेरणा होगा। अभिप्रेरणा को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की क्या है? ये प्रक्रिया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? असंगत को आपको बताना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा मैगलिलेन के द्वारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आवश्यकता सिद्धांत मेस्लो द्वारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तेजना सिद्धांत बर्लिन व हब्स बिल्कुल करेक्ट होगा। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत ये एंटकिंस के द्वारा नहीं दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हैरिंग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हैरिंग के द्वारा दिया गया है। तो आपका जो 4th वाला विकल्प होगा
यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि असंगत युग्म के बारे में पूछा गया था, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के अनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, सेल्डन, एडलर, लोरेंज या फिर मेस्लो। यहाँ पर अभिप्रेरणा के अनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, राइट आंसर आपका होगा लोरेंज। किसके द्वारा दिया गया कथन, लोरेंज के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, कथन के बारे में बता रहा था, सिद्धांत है ना। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, जॉनसन, गुड, बनार या फिर स्किनर। तो याद रखिएगा ये जो परिभाषा दी गई है ये जॉनसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इसमें बालक स्वस्थ रहता है, शीघ्र सीखता है, जान करता है या फिर प्रसन्न रहता है। देखिए सशक्त अभिप्रेरणा सीखने के प्रभावशाली घटक के बारे में पूछा गया है, तो इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक शीघ्र सीखता है। क्या सीखता है, इसमें शीघ्र सीखता है बालक, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। भाई किससे प्रेरित होगा, डांटने से नहीं होगा, आलोचना से नहीं होगा, जुर्माना से नहीं होगा, किससे होगा, उसको आप प्रोत्साहित करेंगे तो जरूर प्रेरित होगा कक्षा में जाने के लिए, नियमित जाने के लिए। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि है, यहाँ पर प्रेरणा की विधि पूछी गई है, रुचि उत्पन्न करना, प्रशंसा करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना। तो याद रखिएगा प्रेरणा की विधि पूछी गई है तो रुचि उत्पन्न करना, प्रशंसा करना और प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, ये सभी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हमें प्यास लगती है और हमें पानी दिख जाए तो वहां क्या कहलाता है, स्वाभाविक उद्दीपक, प्रेरक, अस्वाभाविक उद्दीपक या फिर कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है, हमें प्यास लगी है और पानी दिख जाए तो क्या होगा, स्वाभाविक होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अभिप्रेरक के निम्न कार्य यहाँ पर पूछा गया, भैया क्या होगा, यह कार्य का प्रारंभ करते, बिल्कुल करते हैं, क्रियाओं को गतिशीलता देते, बिल्कुल देते हैं, जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते, बिल्कुल करते। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है तो भैया इस क्रिया को क्या कहेंगे, अफीम का सेवन करता है, सामाजिक, व्यक्तिगत, अर्जित। क्या कर रहा है, वो सेवन कर रहा है यानी कि अर्जित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा, है ना। अगला प्रश्न, एक पशु अपने बच्चे को मारकर खा जाता है, इस क्रिया को कौन से अभिप्रेरक के अंतर्गत रखेंगे भैया, जन्मजात, अर्जित, सामाजिक या फिर समस्यात्मक। ना समस्यात्मक, ना सामाजिक, ना जन्मजात, किसके अंतर्गत, अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा। एक पशु अपने बच्चे को मारकर खा जाता है, इस क्रिया को आप अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न, अभिप्रेरक व्यवहार बालक को पहुंचाता है अधिगम के मार्ग पर, विद्यालय तक, लक्ष्य तक या फिर उपरोक्त सभी जगह पर। तो जहां पर अभिप्रेरित व्यवहार की बात की जाए या फिर अभिप्रेरणा की बात की जाए तो याद रखिएगा वो कहां तक पहुंचाएगा, लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जब प्राणी को किसी प्रकार की कमी या फिर अधिकता महसूस होती है तो यह क्या कहलाती है, क्या कहलाती भैया, जब किसी को कमी होती किसी चीज की या फिर अधिकता उसकी महसूस होती तो आवश्यकता होगी, चालक, प्रोत्साहन या फिर दबाव। तो हमें किसी प्रकार की कमी महसूस होती है या फिर उसको अधिकता महसूस होती तो उसकी क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी। क्या होगी, आवश्यकता, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि किसी पुस्तक से आने वाले प्रश्न पत्र में उस पुस्तक से 4 प्रश्न मिलने की संभावना है तो वहां उस पुस्तक को पूरी पढ़ना चाहेगा। ये उदाहरण किसका है, यानी कि उसको पता चल गया है वह ये जो पुस्तक है इसमें से 4 प्रश्न आने ही वाले हैं तो उस पुस्तक को पढ़ लेता है या फिर पढ़ने की चाह रखेगा। तो इसका यह जो उदाहरण है किसका भैया, आकांक्षा, उत्तेजना, प्रोत्साहन या फिर दंड। तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा पढ़ने का, क्यों मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें 4 प्रश्न आने वाले हैं प्रश्न पत्र में, तो उसको क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था कहलाती है उत्तेजना, प्रोत्साहन, आवश्यकता या फिर कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तेजित होने की जो सामान्य अवस्था होगी वो उत्तेजना ही होगी, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग पूर्ण साधन होता है, आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को रिक्त स्थान की प्राप्ति हो जाती है। यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो
उसकी प्राप्ति किसकी हो जाती है? आवश्यकता की, चालक की, स्वाभाविक उद्दीपन की या फिर प्रोत्साहन की? भाई आवश्यकता तो होगी नहीं क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है, चालक नहीं होगा, है ना। स्वाभाविक उद्दीपक नहीं हो, क्या होगा, उसको प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, खुश हो जाएगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति यहाँ पर हो चुकी है। तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा के उचित विधि नहीं है? उचित विधि कौन सी नहीं है? नेगेटिव प्रश्न यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। प्रशंसा या निंदा नहीं होगी भैया। ये जो कि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? दंड का प्रयोग आप नहीं कर सकते, वो अभिप्रेरित ही नहीं होगा यदि आपने दंड का प्रयोग किया। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, तीन विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, है ना, क्योंकि पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एडलर थॉर्नडाइक लिखा हुआ यहां पर, है ना, थॉर्नडाइक लिखा हुआ है यहाँ पर, थॉर्नडाइक व स्किनर, सेल्डन, लेविन, न्यूकॉम एंड वर्दीमर। यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेविन, न्यूकॉम एवं वर्दीमर के द्वारा। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चालक शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मैकडूगल, स्किनर, वुडवर्थ या फिर मॉर्गन? काफी अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चालक शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ये वुडवर्थ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? जैसे कि मैंने आपको बताया था भैया, जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए थे? 4 अलग अलग मैंने आपको बताए थे। जैसा कि मैंने बताया था भैया, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो मुझे लगता है आपको आंसर देना चाहिए 79 का, क्योंकि मैं आपको इंडिकेट भी किया था कि इससे संबंधित प्रश्न में आगे पूछूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपको देना है आंसर, क्यूज के तौर पर दिया है। इसका आंसर क्या होगा भैया? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? इसके माध्यम से आप आंसर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, वही मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपने करेक्ट आंसर दिया है या फिर नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल। यदि मैं नहीं भी देता हूं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इन चारों घटकों के बारे में बताया है ना। चलिए, मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, विलियम ईस्टन या फिर गिलफोर्ड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, मुझे पता है, यहाँ पर मैकडूगल अधिकतर बच्चे लगाएंगे, तो मैकडूगल इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है यह विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इस संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया है। इसे पूर्ण और व्यवस्थित रूप से सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है विलियम मैकडूगल ने, इसीलिए इनको जनक माना जाता है मूल प्रवृत्ति का। लेकिन संप्रति का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो वो विलियम जेम्स होगा, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है ना। चलिए, लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन कौन सा है? दंड है, प्रोत्साहन, चालक या फिर आकांक्षा? लक्ष्य तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी है, तो प्रोत्साहित आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 82 प्रश्न आपके इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो 82 यानी कि लास्ट प्रश्न है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, अब्राहम मास्लो, रोजर्स, मार्क्स या फिर डेल। क्या होगा? तो मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक के बारे में पूछे तो अब्राहम मास्लो होंगे। करेक्ट आंसर पहला वाला होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने यहाँ पर आपका आकलन भी किया होगा, तो बताइएगा इन 82 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, जल्द ही हम उस वीडियो का भी लेकर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत भी इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।